भारत को बहुत आगे ले जाएंगे, समृद्धशाली बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, वैभवशाली बनाएंगे। जीवन में एक दिन ऐसा समय आता है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों से वेदांता हॉस्पिटल आजमगढ़ का उद्घाटन होता है। तो बचपन का संघर्ष और उस दिन को आप कैसे देखते हैं? आपके बड़े भाई हैं, तो डॉक्टर शिशिर जायसवाल जी से आपको व्यक्तिगत रूप से क्या सीखने को मिलता है? वक्त आने दो, बता देंगे तुम्हें आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। एक दौर आया कोरोना काल का, जिस समय पता चला कि हकीकत में समाज सेवी और सेविका है कौन। ऐसे में आपके नाम के साथ भी समाज सेवी जुड़ता है। तो आपने कोरोना काल के समय क्या क्या किया? मेन हीरो हैं वो हमारे बड़े भाई डॉक्टर शिशिर जायसवाल जी हैं। भारत विश्व कप जीतती है तो यही देश बधाई देता है, इसी देश के लोग बधाई देने पहुंचते हैं। और जब क्रिकेट हार जाती है, किसी कारणवश तो कोई मैच हार जाती है, तो लोग उसका आलोचना भी करते हैं। उन सभी भारतीय समाज सेवियों के प्रति आभारी हैं जिन्होंने एक सेवा का बहुत बड़ा स्वरूप भारत को दिखाया। असफलता का मतलब यही है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। नहीं किया। आपने राजनीति करने के लिए भाजपा ही क्यों चुना? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस संकल्प को पूरा किया। हम आपके चैनल के माध्यम से चौधरी जी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। राम मंदिर हमारे देश के लिए। सर, वो गोरखपुर के पूर्व डिप्टी मेयर भी हैं, 7 बार से सांसद हैं, भारत के वित्त राज्य मंत्री भी हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है 2027 में ये अनुभव, इतना लंबा राजनीतिक सफर काम आएगा फिर से भाजपा को? माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों सहित देश में अन्य जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय उनमें जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए प्यारा संदेश आपका क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय को और मैं संस्कार शरण श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्रश्नोत्तर के एपिसोड 6 में। जी हाँ, प्रश्नोत्तर के एपिसोड 6 में हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो वेदांता ग्रुप आजमगढ़ के डायरेक्टर भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वह भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के नेता भी हैं। ऋत्विक जायसवाल जी, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद भाई साहब। मेरा जो पहला प्रश्न है वो आपसे, वो ये है कि अभी हमने परिचय के क्रम में बताया कि आप वेदांता ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं। तो क्या शुरू से, बचपन से ही आप सभी चीजों से सक्षम थे, मजबूत थे? नहीं, अगर हम अपने बचपन की बात करें तो बहुत ही अभाव में हम लोगों का बचपन गुजरा है। तो ग्रामीण अंचल पे सुविधाओं का भी अभाव था और कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी भी थी, जिसकी वजह से हम ये तो नहीं कह सकते कि उस समय ये लगता था कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन हाँ, एक संकल्प जरूर था कि आने वाले समय में हमें अपने परिवार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और अपने जिले के लिए कुछ करना है, विशेष रूप से अपने देश के लिए कुछ करना है। आपने अभी बताया कि बचपन बहुत संघर्ष में बीता। ऐसे में जीवन में एक दिन ऐसा समय आता है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों से वेदांता हॉस्पिटल आजमगढ़ का उद्घाटन होता है। तो बचपन का संघर्ष और उस दिन को आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये संघर्षों का ही परिणाम है, क्योंकि आप सुने होंगे कि जो गिरता है वही संभलता है, जो दौड़ेगा वही गिरेगा। लेकिन गिरने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना प्रयास छोड़ दीजिए। आप प्रयास जारी रखिए, आने वाले समय में आपको सफलता मिलेगी। तो यह जो दौर था, एक ग्रामीण अंचल से बिलोंग करने वाले इस परिवार का और कलाम साहब के वेदांता हॉस्पिटल के उद्घाटन के बीच का यह जो दौर था, यह जो समय था, ये उसी दौर की परिभाषा है कि आप संकल्पबद्ध होकर के किसी भी काम को करने का उद्देश्य बनाकर चलेंगे तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ईश्वर आपको सफलता देगा। कलाम साहब का आजमगढ़ में आना और वेदांता हॉस्पिटल का उद्घाटन करना, उस समय जब ये चर्चाएं होती थी तो कोई आपसे पूछता होगा कि क्या कलाम ये साहब? ये सही मायने में देखा जाए तो हमारे जैसे लोगों के लिए परिहास का विषय था। लोगों के मन का जो एक मनोवैज्ञानिक वो था कि लोगों की जो सोच थी वही होती थी कि कलाम साहब इतनी बड़ी शख्सियत और एक अस्पताल का उद्घाटन करने आएंगे। तो जब हम किसी से यह बात होती थी या लोग जब पूछते थे तो बहुत ही आश्चर्यचकित तरीके से पूछते थे कि कलाम साहब आएंगे, जी, आपको लगता है कलाम साहब आएंगे?
हम लोग कहते थे बिल्कुल आएंगे कलाम साहब, इस हॉस्पिटल का उद्घाटन कलाम साहब भी करेंगे। और इस संकल्प के साथ जब डॉक्टर साहब हमारे जो इस संस्था के चेयरमैन हैं, सही मायने में इस पूरे संघर्ष के पीछे जो हीरो है वो हमारे परिवार के सबसे बड़े भाई डॉक्टर सुशील जायसवाल, न्यूरो स्पाइनल सर्जन। जो हमारी जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो वेदांता ग्रुप हो, वेदांता ग्रुप के अंतर्गत हमारा वेदांता हॉस्पिटल, दर्पण डायग्नोस्टिक सेंटर, वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग, और आज की डेट में आपके आजमगढ़ और मऊ में सेठ हमारे जयपुरिया के दोनों ब्रांच। जी। तो ये इस सारी जो ये पूरी जो स्टोरी, इस स्टोरी के पीछे जो मेन हीरो हैं वो हमारे बड़े भाई डॉक्टर सुशील जायसवाल जी हैं, जिनको मैं एक आदर्श के रूप में मानता हूँ, और कह सकते हैं कि ये उनके संकल्पों का परिणाम है। अभी आपने डॉक्टर साहब का नाम लिया तो उस पे हम आएंगे, उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जब कलाम साहब आए थे, सुने थे कि बच्चे भी उसमें। अगर देखा जाए तो कलाम साहब भी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको बच्चों से प्रेम था। तो जब हमने कलाम साहब को बुलाने के लिए, जब हम उनको इनवाइट किए, जब उनको हम निमंत्रण दिए, तो उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चों को कुछ सीखने के लिए किए, क्योंकि हमारे भारत का जो भविष्य है वो हमारे भारत का बच्चा ही है। तो कलाम साहब एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। बहुत से लोगों ने कलाम साहब से प्रभावित होकर के उनके उद्देश्यों को, उनके मार्गदर्शन में, या कह सकते हैं कि उनके बनाए हुए रास्तों पर लोग चलने का प्रयास करते थे। तो हमें लगता है कि हर भारतीय बच्चे का एक सपना जरूर होगा कि हमें कलाम साहब के रास्ते पर चलना है, और कलाम साहब से मिलने का मौका मिले, उनसे कुछ सीखने का मौका मिले, और वो मौका अगर भारत के भविष्य बच्चों को दिया जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उस शुभ दिन कितने बच्चे उपस्थित? लगभग 3 से 4 हजार बच्चों की उपस्थिति हुई थी जब कलाम साहब आजमगढ़ में आए जी। थे, और बहुत से बच्चों ने कलाम साहब का साक्षात्कार भी किया, लोगों से कुछ सवाल जवाब भी हुए, बच्चों ने कलाम साहब से कुछ सवाल भी पूछे, और निश्चित रूप से बच्चों से भी कलाम साहब बहुत प्रभावित हुए। और उन्होंने कहा कि यह मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। ये बच्चे भारत को बहुत आगे ले जाएंगे, समृद्धशाली बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, वैभवशाली बनाएंगे। सर, आपने अभी डॉक्टर सुशील जायसवाल जी का नाम लिया, जो कि आपके बड़े भाई हैं। तो डॉक्टर सुशील जायसवाल जी से आपको व्यक्तिगत रूप से क्या सीखने को मिलता है? हमें उनसे एक दिन के लिए सीखने के लिए नहीं मिलता। अगर हम उनसे मिले तो रोज उनके पास कोई एक विषय ऐसा होता है जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका जो सबसे बड़ा अ, अगर हम देखें तो कहते हैं ना कि आराम हराम है। जी। तो इस जो शब्द को परिभाषित, ये जो शब्द है आराम हराम है, इस शब्द को परिभाषित करते हैं डॉक्टर साहब। मैंने उनके पूरे जितने दिनों से वो हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन पिछले 15-20 सालों की अगर हम बात करें तो पिछले 15-20 सालों में हमने कभी डॉक्टर साहब को वाकई में आराम करते हुए नहीं देखा। उन्होंने हमेशा कर्म को प्रधानता दी, और हमेशा उन्होंने संघर्ष किया। सर, आप उनसे डेली बात करते हैं या फिर? निश्चित रूप से अगर हम लोग शहर में हैं तो डेली 10 में 20 मिनट हम लोगों की आपसी मीटिंग जरूर होती है, और उस मीटिंग में हमें यही लगता है कि डॉक्टर साहब हमेशा यही कहते हैं, कुछ करना है, जी। कुछ करना है, कुछ करना है, तुम लोग बैठो मत, कुछ करो, आगे बढ़ो, कुछ करो। और हर दिन एक नई सोच के साथ हम लोगों को नई ऊर्जा देते हैं। सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? देखिए, सामाजिक क्षेत्र में जब हमें लगा कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो समाज के लिए कर रहे हैं, इसलिए समाज सेवा बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं यह प्रेरणा है जो हमारे महापुरुषों की या जिनकी भी बात करो, जीवन में जो लोग भी आगे हैं, अगर वो सार्थक कदम के साथ आगे हैं, अगर सकारात्मक सोच के साथ आगे हैं, तो उसमें समाज सेवा सर्वोपरि है। सर, आपको भी ऐसा लगता है क्या कि समाज सेवा अब केवल बैनरों में लिखना रह गया है, या फिर लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं? देखिए, इसको पूर्ण रूप से हम तो नहीं कर सकते कि सिर्फ क्योंकि अगर समाज में आज भी कुछ हो रहा है तो समाज के लोग ही कर रहे हैं। रही बात बैनर की, तो कुछ लोग हैं जो कथाकथित रूप से काम करते हैं,
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी अभी आपने कलाम साहब का नाम लिया, जी अगर आप नाम ले स्वामी विवेकानंद जी का नाम ले लीजिए, आप पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले लीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें, जो हमारे भारत की संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार की बात करें और अध्यात्म की बात करें, तो प्रेमानंद महाराज जी की जी बात कर लीजिए, आप राम भद्राचार्य जी की बात कर लीजिए। ये इन लोगों से को जब देखो तो जैसे ऐसा लगता है कि वाकई में आज भी ईश्वर है और ईश्वर का वरदान है। अभी हमने कहा कि समाज सेवा सेविका लिखने के लिए केवल बैनर में रह गया है। ऐसे में एक दौर आया कोरोना काल का, जिस समय पता चला कि हकीकत में समाज सेवी और सेविका है कौन। ऐसे में आपके नाम के साथ भी समाज सेवी जुड़ता है। तो आपने कोरोना काल के समय क्या क्या किया? पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ही देश में नहीं, किसी भी देश में इस तरह की आपदा कभी ना आए, जी क्योंकि यह बहुत ही भयावह समय था पूरी दुनिया के लिए। और ऐसे में लोगों का हौसला बढ़ाना, लोगों का सहयोग करना, लोगों को सही सुझाव देना, ये बहुत सारी चीजें थी। बहुत से थे हमारे प्रवासी भारतीय थे, प्रवासी भारतीय भी थे, या भारत के अलग अलग जगहों पे, जैसे आप अगर हम यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर हम आजमगढ़, मऊ, दोहरीघाट, बड़लगंज ऐसी जगहों से रहने वाले हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो पता चलता था कोई बॉम्बे में जॉब कर रहा है, कोई बेंगलोर में जॉब कर रहा है, जी जी और घर आने में उनको संकट होता था। जी अब ऐसी परिस्थितियों में जब लोग बसों में आते थे तो सारी दुकानें बंद थी। तो ऐसे लोगों को जब हमारे दूर दूर से लोग आते थे तो उनको मतलब खाने की समस्याएं, पीने का पानी नहीं मिल पाता था, और बहुत सी ऐसी समस्याएं थी। जो जो हमारी झुग्गी झोपड़ी के लोग थे, जब दुकानें बंद थी तो राशन नहीं हो पाता था उनके घरों पे। और जब लेबर मजदूर जो हमारे थे, जो मजदूरी नहीं हो पाती थी, कहीं काम नहीं होता था, तो लोगों की मजदूरी बंद थी। ऐसे में उन लोगों को अन्नदाता के रूप में, हम अपनी बात नहीं करें, लेकिन हम उन सभी भारतीय समाज सेवियों के प्रति आभारी हैं जिन्होंने एक सेवा का बहुत बड़ा स्वरूप भारत को दिखाया। और निश्चित रूप से आज भारत एक ताकत के रूप में पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि अगर देखा जाए तो रेशियो निकाला जाए, जी कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में एक दूसरे के प्रति लोगों का सहयोग था, वो भारत में बखूबी देखने को मिला, और लोगों ने खूब एक दूसरे का सहयोग किया। ऐसे में छोटी मोटी सेवा करने का हमें भी मौका मिला, तो मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि ईश्वर हमें उस लायक बनाया कि हम छोटी मोटी अपनी सेवा दे पाए। और साथ ही साथ मैं ईश्वर से यह जरूर प्रार्थना करूंगा कि किसी दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह की आपदा कभी ना आए, क्योंकि वह दृश्य बहुत भयावह था। सर, आप सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ आपके नाम के साथ एक और दायित्व जुड़ा है, भाजपा नेता। ऐसे में जब आप समाज में कोई कार्य करते हैं अच्छा, तो ऐसे में उस कार्य को कैसे संतुलित रखते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता होगा कि अच्छा करने के बाद भी आलोचना होती होगी, तो काम को कैसे संतुलित रखते हैं? देखिए, आप अगर खेल की बात कर लें, जब क्रिकेट होता है, भारत विश्व कप जीतती है, तो यही देश बधाई देता है, इसी देश के लोग बधाई देने पहुंचते हैं। और जब क्रिकेट हार जाती है, किसी कारणवश कोई मैच हार जाती है, तो लोग उसका आलोचना भी करते हैं। तो हमें लगता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को जो कार्य क्षेत्र में उतर गया है, कार्य कर रहा है, उसको आलोचना से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आलोचना आपको बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं असफलता का मतलब यही है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। तो आप सफलता का प्रयास जारी रखिए, बाकी जो चीजें वो धीरे धीरे सब सही होगा, और सही हो भी नहीं। सर, बढ़ते हैं अगले दायित्व पर। आपने राजनीति करने के लिए भाजपा ही क्यों चुना? देखिए, भाजपा ही सिर्फ हमारा एक विकल्प है, और विकल्प था, क्योंकि हमेशा जब आप किसी कार्य को करने जाते हैं तो उसमें आपकी रुचि और आपके विचारों की बात होती है। तो अगर हम विचारों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य करने की शैली है, वो हमें बेहद पसंद है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अध्यात्म और विज्ञान का एक संगम स्थापित किया है इस देश में। जी
राम मंदिर हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। 500 वर्षों का संघर्ष था। उस संघर्ष को हमने जीता और भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति हम आभारी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के प्रति हम आभारी हैं कि आप लोगों के मार्गदर्शन में, सानिध्य में हमारे भव्य रामलला की मंदिर अयोध्या में बनी, जिसको आज पूरी दुनिया एक अलौकिकता के रूप में देख रही है। और यह बहुत बड़ा, तो जो सनातन है हमारा, जो हिंदुत्व है हमारा, वो जरूरी, हम किसी भी धर्म को खराब कहते नहीं जी। आप कभी भी कोई हमसे ये नहीं सुनेगा कि वो धर्म खराब है या उस धर्म के लोग अच्छे नहीं, लेकिन मेरा धर्म सबसे अच्छा है। यह मेरा नैतिक कर्तव्य है। जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस धर्म में हमने जन्म लिया, उस धर्म के प्रति जो हमारा दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। और हर व्यक्ति की, हर हिंदुस्तानी की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप किसी भी धर्म को खराब हो, लेकिन ये आप जरूर कहो कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है। सर, आपको क्या लगता है, अगर भाजपा सत्ता में नहीं होती तो राम मंदिर बन पाता? बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम ये कह नहीं रहे। इतिहास आप उठा करके देखेंगे तो पिछले वर्षों में कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, तरह तरह के लोग आए, कभी कुछ कारण, कभी कुछ कारण, लेकिन आप भाजपा की सरकार बनी, यह विषय नहीं है। भाजपा का तो मूल मंत्र यही था, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। तो रामलला से तो एक वादा किया गया था कि प्रभु, अगर आपका आशीर्वाद मिला तो आने वाले समय में राम मंदिर हम बनवाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस संकल्प को पूरा किया, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था। शीर्ष में और प्रदेश में कोई संजीदा देखिए, नेता? अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया की लोकप्रियता की बात करें तो आज पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जी। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा, मतलब मेरा सौभाग्य नहीं हो सकता कि हमारे देश का नेतृत्व जिसके हाथ में है वो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। तो जब दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है तो निश्चित रूप से मेरा भी सबसे लोकप्रिय नेता हमारे मोदी जी हैं। सर, आज जब हम ये एपिसोड शूट कर रहे हैं तो आज 13 दिसंबर 2025 है और आज ही के दिन भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन किया भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने। तो आपको क्या लगता है, अगले अध्यक्ष पंकज जी हैं? बिल्कुल, लगभग ये चीजें तय हैं। हमारे हमारे जो संगठनात्मक चुनाव होते हैं, वो संगठनात्मक चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आज संपन्न हो चुकी है। और लगभग अगर सूत्रों की बात करें तो यह तय है कि पंकज चौधरी जी ही अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से चौधरी जी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। पंकज जी से कभी आप मिले? बिल्कुल, आज भी मेरी मुलाकात हुई है पंकज चौधरी जी से। आज भी उनसे मुलाकात है। बहुत ही सहज, बहुत ही सरल व्यक्ति, और ये मेरी दूसरी या तीसरी मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले भी आजमगढ़ में हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष जी शाहजानंद राय जी हैं, उनके पिताजी की पुण्यतिथि में भी आए हुए थे। गणेश मंदिर बड़ा फेमस है आपके आजमगढ़ में, जी। वहां पर आए हुए थे। उस समय भी मुलाकात हुई, उससे पूर्व के भी कई कार्यक्रम में मुलाकात हुई है, और आज भी बहुत अच्छी मुलाकात हमारी हुई है। मैंने उनको अग्रिम बधाई भी दी है। सर, वो गोरखपुर के पूर्व डिप्टी मेयर भी हैं, 7 बार से सांसद हैं, भारत के वित्त राज्य मंत्री भी हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है 2027 में ये अनुभव, इतना लंबा राजनीतिक सफर काम आएगा फिर से भाजपा को? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी उत्तर प्रदेश में। और आपने हमसे पहले ही सारे वृतांत को बता दिया है कि हमारे पंकज चौधरी जी के पास कितना बड़ा अनुभव है। जी। तो और सफलता का अनुभव है। आखिर आप किसी भी सांसद के रूप में एक बार चुनाव जीते, 2 बार चुनाव जीते, लेकिन बार बार चुनाव जीतना यानी जनता का विश्वास आपने जीता है। ये चुनाव, पंकज चौधरी जी ने चुनाव ही नहीं जीता है, जनता का विश्वास जीता है, तभी तो 7 बार से सांसद हैं। तो एक तो उनके पास संगठन का भी अनुभव है, जी। राजनीति का भी अनुभव है,
और समाज के लोगों से जो जनप्रिय नेता के रूप में कह लीजिए, वो जनप्रिय नेता भी हैं। तो उनका यह अनुभव हमारे आने वाले 2027 चुनाव में बहुत बड़ा। अभी आप कहते हैं कि हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, जी वो मेरे बहुत ही मतलब अगर आप कहते हैं कि अगर आप अपने बहुत ही पसंदीदा नेता का नाम लीजिए तो उसमें से एक हमारे केशव केशव प्रसाद जी मौर्य जी भी हैं। जी तो वो तो कहते हैं कि 2027 में हम 2017 को दोहराएंगे। तो 2017 में हमारी कितनी सीटें थी, उससे भी ज्यादा सीटें ला करके भारतीय जनता पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भूपेंद्र चौधरी जी का कार्यकाल कैसा था? बहुत ही अच्छा भूपेंद्र चौधरी जी बहुत ही अच्छे, बहुत ही सहज व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। और कार्यकाल आप समझ सकते हैं कि उनके कार्यकाल में भी हमारी सरकारें जी और बहुत ही सहज व्यक्ति हैं। मैं के प्रति तो बहुत ही आभारी हूँ, कितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आने वाले समय में वेदांता ग्रुप आजमगढ़ जो और थोड़ी कमियां हैं समाज में उसको दूर किया जाए, इसके लिए वेदांता ग्रुप आजमगढ़ क्या करने वाला है? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहेंगे, वक्त आने दो, बता देंगे तुम्हें आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। तो संकल्प तो बहुत बड़ा है और सारे संकल्प को धीरे 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 हम लोग लेकर चल रहे हैं। और समाज के प्रति भी बहुत कुछ करना है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हम काम कर ही रहे हैं। जी आने वाले समय में उन सारी जो जरूरतें हैं हमारे क्षेत्र की, उन जरूरतों को पूरा करने में हम सक्षम हो। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सकारात्मक सोच के साथ अपने समाज के लिए कार्य करें और अपने समाज की उन्नति में अपना योगदान दे पाए। ऋत्विक जायसवाल जी आने वाले समयों में चुनाव लड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। नेतृत्व का आशीर्वाद बहुत मैटर करता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई पहले से कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी पहले से संभव नहीं है। आपकी मेहनत, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके नेतृत्व आप पे नजर रखती है, कभी भी आपको मौका दे सकती है। बस आप मेहनत करिए, अपना कर्म करिए, बाकी नेतृत्व का जो निर्णय होगा हम उसका स्वागत करेंगे। अभी हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो कहा जाता है लखनऊ भगवान लक्ष्मण की भूमि है। ऐसे में लखनऊ की धरा से पूरे प्रदेश वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि हम पूरे प्रदेश को और पूरे देश को सबसे बड़ा जो संदेश देते हैं वो राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में अपने नैतिक कर्तव्यों का आप सभी लोग निर्वहन करें, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में हर व्यक्ति का योगदान जरूरी है। क्योंकि अगर आपको आने वाले समय में अपने राष्ट्र को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है तो यह जरूरी कि हर व्यक्ति अपना योगदान दे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों सहित देश में अन्य जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय उनमें जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए प्यारा संदेश आपका क्या है? पहले तो हम सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और पत्रकारिता विषय जो है ना वो हमारे समाज का एक चौथा स्तंभ है। इस देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना जाता है और यह वह दर्पण है जो दिखाता है, लोग वही देखते हैं। तो मैं पत्रकारिता से जुड़े हुए सभी छात्रों से यह निवेदन जरूर करेंगे कि आप सच को दिखाइए, सच के साथ चलिए, क्योंकि आप जो दिखाएंगे दुनिया उसी को मानेगी। तो सच के साथ सार्थक दिशा में आप लोग काम करिए। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और आपने अपने चैनल में हमें आमंत्रित किया, इसके प्रति भी हम आपके आभारी हैं। सर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपसे एक आग्रह है, ऐसे और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद राज जी को। धन्यवाद।